हेलो दोस्तों। आज मैं टैक्स सॉल्यूशन इन्फो की तरफ से आया हूँ। एक नया चेंजेस हुआ है। आईटीआर 1 पहले निकल गया, 2-3 दिन पहले आईटीआर 1 निकला है सीबीडीटी वालों ने। तो इसमें क्या क्या चेंजेस होता है थोड़ा हम देख लेते हैं। ये जो वीडियो है मेरा टैक्स कंसल्टेंट फ्रेंड के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, असेसमेंट ईयर 2020-21 आईटीआर फॉर्म जो है 1 ही आया है। हम ओरिजिनल रिवाइज करेंगे। सबमिशन मोड, इधर दो टाइप का सबमिशन मोड है, प्रीपेयर सबमिट ऑनलाइन और प्रीपेयर एक्सएमएल। मैं प्रीपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन कर रहा हूँ। अभी देखिए, ये बैंक अकाउंट तीनों है, मेरे पिछले साल क्लाइंट का तीनों बैंक था, तो प्रीविलेटेड किया हुआ था, इसीलिए दिखा रहा है। अगर रिफंड आएगा तो इस बैंक में आ जाएगा। तो इसमें क्लिक करके मैं कंटिन्यू करता हूँ, एग्री करके आगे बढ़ता हूँ। तो इधर देखिए, आईटीआर 1 जो सहज इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न है, ये कौन कौन फाइल करेगा पहले एक बार देख लेते हैं। सभी को पता है, फिर भी नया अगर कुछ कंसल्टेंट है तो उनके लिए। फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग ए रेसिडेंट, तो उनको इंडिविजुअल बीइंग एक रेसिडेंट होना होगा। और हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख, मतलब 50 लाख अप टू होना होगा इनकम। उससे ज़्यादा अगर होगा तो आईटीआर 1 वो भर नहीं सकेगा। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, वन हाउस प्रॉपर्टीज, इंटरेस्ट इनकम, फैमिली पेंशन इनकम एटसेट्रा, मतलब उनको सैलरी इनकम होना होगा, हाउस प्रॉपर्टी एक होना चाहिए, इंटरेस्ट इनकम होना चाहिए, या फिर फैमिली पेंशन इनकम एटसेट्रा हो सकता है। एंड एग्रीकल्चरल इनकम, अगर खेती बाड़ी का इनकम होगा तो वो 5,000 के ऊपर नहीं होगा, 5,000 के नीचे होना होगा, तभी वो आईटीआर 1 फाइल कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों। और ब्रैकेट में एक तो दिया है, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन ए कंपनी और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स और हैज एनी ब्रॉट फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी क्या होता है, जो इंडिविजुअल किसी कंपनी का डायरेक्टर है वो ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। अगर किसी बंदा ने इन्वेस्ट किया है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर पे, वो ये आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता है। अगर कुछ आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है जो कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम से रिलेटेड हो, वो ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते रिटर्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों, क्या है फाइल। इधर देखिए, A20 फाइलर्स फाइल क्या क्या अंडर सेक्शन है। 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट, जो कि हम लोग जानते हैं, जो ड्यू डेट से पहले हम फाइल करते हैं 139(1) में जाता है। 139(4) जो बिलेटेड रिटर्न है, वो अगर होता है तो 139(4) में जाएगा, उसका सवाल ही नहीं उठता, अभी अभी रिटर्न निकाला है। 139(5) जो रिवाइज रिटर्न है हम लोग करते हैं। और एक तो नया है 119 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। ये कॉन्डोनेशन ऑफ डिले क्या होता है, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हूँ, तो इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूंगा। ठीक है। तो अभी 139(1) हम लोग करते हैं फाइल। तो अभी क्या है लिखा, देखिए ये जो नया, आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) but otherwise not required to furnish return of income. Note: to be filed only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1), but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the 7th proviso to section 139(1। दोस्तों, ये क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न में 2020-21 असेसमेंट ईयर में एक नया चेंजेस किया गया है। अगर क्लाइंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन यहाँ जो 3 क्लॉजेस है, 3 क्लॉजेस जो दिया गया, उसके अंदर अगर फॉल करता है तो उनको फाइल रिटर्न फाइल मैंडेटरी है। तो देखिए क्लॉज नंबर क्या क्या है। क्लॉज नंबर 1 में क्या दिया गया है, देखिए मैं आपको समरी में इन शॉर्ट बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्लॉज नंबर ए का मतलब है, कारेंट अकाउंट में अगर एक साल में 1 करोड़ से ऊपर कैश आप जमा दिया हो तो आपको रिटर्न फाइल करना होगा। ये नो देखिए। क्लॉज नंबर 2 दिखे,
और आपको जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो अगर 1 लाख से ऊपर हो गया हो तो आपको ये रिटर्न फाइल करना होगा मैंडेटरी। क्लॉज नंबर 3 क्या कहता है, या आप फॉरेन टूर जो करते हैं लोग, फॉरेन टूर में अगर आप 2 लाख से ऊपर खर्चा किया है तो आपका ये 3 नंबर क्लॉज जो है वो भी आपके ऊपर लागू हो जाता है, तो आपको रिटर्न मैंडेटरी फाइल करना है। आप बोलेंगे कि नहीं मेरा तो सैलरी उतना नहीं है, लेकिन ये तीनों के अंदर एक एक भी अगर आपके ऊपर लागू हो जाता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाता है। और अगर आप पहले से ही लायबिल थे तो फिर आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमारा जो क्लाइंट है वो पहले से ही लायबिल है, इसलिए हम यहाँ नो करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे, सेव ड्राफ्ट करके आगे बढ़ेंगे। हर बार जब काम करेंगे, हर बार उसके बाद सेव ड्राफ्ट जरूर कीजिएगा, नहीं तो टाइम आउट होके आपका सेशन पार हो जाएगा, उसके बाद दिखा जाएगा कि आप जितना काम किया है वो पानी फिर गया। ठीक है, तो हम सेव करके आगे बढ़ते हैं। सेव, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए इधर क्या क्या लिखा है दोस्तों। ये जो पार्ट है आपको फॉर्म 16 लेना होगा क्लाइंट से। फॉर्म 16 देख के ही आपको पता चलेगा कौन सा कलम में कौन होगा। मान लीजिए सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) मेरा क्लाइंट का 12 लाख का है। वैल्यू एज पर पार्क्विजिट एज पर सेक्शन 17(2) अगर है, फॉर्म 16 में अगर देखेंगे है तो इधर फिलअप कर दीजिएगा। प्रॉफिट एंड इन लिeu ऑफ सैलरी एज पर फॉर्म 16 अगर है तो इधर फिलअप कर दीजिएगा, नहीं तो कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या होता है, नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस। बहुत सारा अलाउंस होता है जो एग्जेम्प्ट होता है। इधर आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में सब दिखाई देगा, लीव ट्रेवल, रेमुनरेशन रिसीव्ड एज एन ऑफिशियल, बहुत सारे हैं। ये आपको फॉर्म 16 देख के ही पता चलेगा। ठीक है, अगर कुछ है एक तो मान लीजिए, देखिए दोस्तों 12 लाख था, 10,000 लेस हो गया, 11,90,000 हो गया। उसके बाद आ जाइए डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। ये जो है फ्लैट 50,000 सैलरी वालों के लिए छूट दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोफेशनल टैक्स है। प्रोफेशनल टैक्स जनरली इतना जिसका सैलरी है 2,400 ही होगा, तो सैलरी कितना हो गया, 11,37,600 रुपये। उसके बाद आ जाता है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, लेट आउट है, डीम टू बी लेट आउट। सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब आपका खुद का है, लेट आउट मतलब आप किसी को भाड़े पे दिया हुआ हो, डीम्ड लेट आउट मतलब आपका घर खाली है लेकिन आपको कैलकुलेशन के लिए डीम टू बी लेट आउट किया गया हो, कैलकुलेशन के लिए इनकम टैक्स का। तो हमारा जो इधर क्लाइंट है उनका सेल्फ ऑक्युपाइड है मान लेता हूँ। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो आपका क्या क्या हो सकता है, अगर आप हाउस बिल्डिंग लोन लिया हो तो आपको इंटरेस्ट का छूट मिलेगा, तो आप इंटरेस्ट इधर डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपका लेट आउट होता है तो क्या क्या होता है देखिए, ग्रॉस रेंट रिसीव मान लीजिए, 1.5 लाख। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इधर 30% एनुअल वैल्यू का जो डिडक्शन ऑटोमेटिकली डिडक्शन हो जाता है। इंटरेस्ट जो है ये मान लेता हूँ कि मैंने हाउस प्रॉपर्टी का जो जो हाउस प्रॉपर्टी है मेरा वो इंटरेस्ट पे लिया हुआ हो, नहीं तो आप अगर नहीं है क्लाइंट का तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद एक कॉलम है टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी, कितना टैक्स पे किया हुआ हो लोकल अथॉरिटी को, म्यूनिसिपल को, वो आप जान लीजिए, उसके हिसाब से ही आप भर दीजिए। ठीक है, तो हो गया। उसके बाद क्या कॉलम आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट, मतलब सेविंग्स बैंक से जो ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक पोस्ट ऑफिस से जो ब्याज मिलता है,
इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, अगर आपका पिछले साल इनकम टैक्स का रिफंड हुआ हो क्लाइंट का, तो उसके ऊपर जो रिफंड के ऊपर जो ब्याज मिलता है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। फैमिली पेंशन अगर है तो वो दिखाना पड़ेगा। एनी अदर अगर कुछ इनकम है तो इधर भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि इसमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरा जो क्लाइंट का है उसका कुछ टीडीएस डिडक्शन नहीं किया गया हो इंटरेस्ट फ्रॉम से डिपॉजिट के ऊपर, या फिर इनकम टैक्स का रिफंड भी नहीं है, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है। अगर होता तो ऑटोमेटिकली इधर फिगर आ जाता है, इधर नहीं है। लेकिन आपका क्लाइंट का अगर ऐसा हो कि इनकम टैक्स का कुछ टीडीएस काटा हो फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट से, या फिर कुछ रिफंड हुआ हो, तो इधर आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। ठीक है, तो दोस्तों इधर इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट एक तो डाल ही देते हैं डेमो के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। तो ये 57 क्या होता है, अगर आपको फैमिली पेंशन है तो अकॉर्डिंगली जो डिडक्शन मिलता है वो एक्चुअल आपको भरना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, देखिए ये जो पार्ट सी है, इसके पहले देखिए मेरा सैलरी इनकम ये सब कुछ मिला के 12 लाख सैलरी था। उसके बाद आपका जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स था, इधर डिडक्शन सब मिला के अभी तक इनकम हुआ है 11,49,600। ठीक है, उसके बाद आता है पार्ट सी, जो हम लोग जानता है टैक्स सेविंग्स हम लोग करते हैं, जिसमें एलआईसी प्रीमियम डालते हैं, एनएससी जो डालते हैं, हाउसिंग लोन अगर रिपे करते उसका जो प्रिंसिपल जो अमाउंट है ये सब कुछ डालते हैं, वही है पार्ट सी। इधर देखने वाला एक चीज है जो नया हुआ है, तो एक बार पढ़ते हैं। वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1/4/2020 टू 30 जून 2020 for the purpose of claiming any deduction under Part B of Chapter 6A, yes or no? If yes, please fill Schedule D1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर आप 19-20 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, लेकिन उसका जो टैक्स सेविंग्स है वो आप 19-20 के अंदर इन्वेस्ट किए कर नहीं सके, अभी आप किया है 1 अप्रैल से 30 जून के अंदर किया है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको ये फिल करना होगा। तो देखिए इधर सिलेक्ट करने के लिए येस नो बोल रहा है, तो सिलेक्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो हमको क्या करना होगा, पहले जो एटीसी हो जो भी हो इसको अगर पहले आपको फिलअप करना है, तो मैं फिलअप कर देता हूँ। मेरा मान लीजिए 1,70,000 का डिपॉजिट किया गया, तो 1,70,000 में 1.5 लाख की हमको छूट मिलेगा। तो अभी देखिए ये सिलेक्शन वाला एक्टिव हो गया, तो हम क्या करते हैं, यस करते हैं। यस करने के बाद ही क्या होगा, देखिए एक शेड्यूल डी आई आ जाएगा ऊपर, शेड्यूल डी आई। तो शेड्यूल डी आई में एक बार जाते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए शेड्यूल डी आई में क्या हुआ, एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन ड्यूरिंग 19 फिनेंशियल 19-20 एज पर पार्ट सी डिडक्शन एंड टैक्सेबल टोटल इनकम। इधर देखिए 1.5 लाख दिखा रहा है मैक्सिमम डिडक्शन, आप 1,70,000 डिपॉजिट किया हुआ हो लेकिन आपको 1.5 लाख की छूट मिलेगा। और ये वाला जो कॉलम है यही नया है, डिडक्शन एट्रीब्यूटेबल टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेड बिटवीन 1/4/2020 टू 30 जून 2020। अभी आपको बोलना पड़ेगा 1/4/2020 से जून 30 तक कितना आप किया हो 1.5 लाख में। मान लीजिए मेरा क्लाइंट 50,000 किया हुआ हो इस पीरियड में, तो ये आपको मेंशन करना होगा। तो ये कॉलम अलग से क्यों है, अगर आप जब ये आप क्लेम का ये क्लेम आप ले रहे हैं 2019-20 फिनेंशियल ईयर में, जब 2020-21 फिनेंशियल ईयर में आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आप ये 50,000 नहीं लेंगे, इसीलिए ये अलग से कॉलम दिखाई गया हो। ठीक है दोस्तों, फिर हम चला जाता है मेन जो पार्ट है रिटर्न का, उसके अंदर चला जाता है। तो इधर जो है मेरा क्लाइंट का वो वाला ऑप्शन नहीं है, वो 31 मार्च 2020 के अंदर ही जितना इन्वेस्टमेंट करना था वो कर लिया, तो इसीलिए मैंने नो कर दिया। उसके बाद क्या होता है आगे हम देखते हैं, चलिए। उसके बाद आ जाता है 80D वाला कॉलम। 80D में देखिए इधर भरने के लिए कुछ जगह नहीं दे रहा है, तो आपको चला जाना होगा 80D का एक तो अलग से शेड्यूल है, तो इधर क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी देखिए वेदर यू और एनी
और यू whether you or any of your family member is a senior citizen। अगर आप खुद रिटर्न भर रहे हैं, आप खुद सीनियर सिटीजन हैं, तो आपको यस करना होगा। यस करने के बाद देखिए हेल्थ इंश्योरेंस इधर आपको भरना होगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर आप कुछ किया हो तो इधर भरना होगा। मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर कुछ किया है तो आप इधर भरेंगे, ठीक है। उसके बाद ये अगर नो किया गया तो क्या होगा, मतलब आप सीनियर सिटीजन नहीं है, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस इधर भरना होगा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इधर भरना होगा, ठीक है। whether any of whether any one of your parents is a senior citizen, यस कर देता हूँ। whether any one of your parents is a senior citizen, यस करने से जो आपको भरना होगा B1 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, मेडिकल एक्सपेंडिचर भरना होगा, ठीक है। भरने के बाद देखिए ये भी भर देता हूँ। तो ये जितना हुआ है इसको अगर हम सेव ड्राफ्ट कर देते हैं तो अभी चला जाते हैं मूल जो रिटर्न है उधर। देखिए 80D ऑटोमेटिकली फिगर आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है 80DD, 80DDB, 80E इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन, 80E रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट, ये सब जो भी है डिडक्शन आप इधर अकॉर्डिंगली भरते जाएंगे। अगर इंटरेस्ट है आपका कुछ जो भी है, इंटरेस्ट का जगह में भरा नहीं इसलिए शायद आया नहीं, तो एक बार सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट डाल के देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 15,000 15,000 मिला है, लेकिन आपको छूट 10,000 का ही मिलेगा, 5,000 के ऊपर आपको टैक्स देना है। ऐसे करके आपको भरना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आगे क्या क्या है, एग्जेम्प्ट इनकम, इफ एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड 5,000 और अदर आइडियर, मतलब आपका जो एग्रीकल्चरल अगर इनकम है 5,000 के ऊपर तो आपको अलग से रिटर्न भरना होगा, इस फॉर्म में नहीं होगा। नेचर ऑफ इनकम देखिए बहुत सारा है, जितना भी है इसके अंदर आपका जो भी फॉल करेगा आप वही फिलअप करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। अभी हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल के पार्ट में आ गए। देखिए टोटल टैक्स जो है ये कैलकुलेट ऑटोमेटिक हो रहा है, हम खुद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है, देखते जाइए। और अगर D6 जो रिलीफ वाला सेक्शन है, अगर कुछ है तो आपको ये मैनुअली फिट करना है। फॉर्म 10E जो होता है, अगर आपको कोई रिलीफ कैलकुलेट करना है तो फिर आपको 10E फॉर्म में कैलकुलेट करके मैनुअली फिल करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये टोटल टैक्स कैलकुलेट होके आ जाएगा। एक बार सेव कर लेते हैं। तो ऊपर हमारा जो शेड्यूल DI और शेड्यूल D हो गया। अभी हम लोग चले आते हैं टैक्स डिटेल का जो पार्ट है उसी के अंदर चले आते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका जो क्लाइंट है उनका अगर कुछ TDS डिडक्शन है सैलरी का तो इधर आपको दिखाई देता, टैक्स डिडक्शन, नेम ऑफ डिडक्टर सब आपको दिखाई देता और टोटल टैक्स डिडक्टेड इधर दिखाई देता, ठीक है। और ये जो कॉलम है ये आपको क्लाइंट का जो फॉर्म 16 है उसको देख के एक बार रीचेक कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद चले आते हैं डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड सोर्स फ्रॉम अदर देन सैलरी। अदर देन सैलरी में क्या क्या होता है, अदर देन सैलरी में जनरली बैंक का जो FD का इंटरेस्ट होता है और भी जो भी है,
जो अगर अगर कुछ आपका इंटरेस्ट, बैंक का इंटरेस्ट वो भी होगा, तो अगर काटता इनकम टैक्स रिफंड अगर है तो उसका अगर ऊपर इंटरेस्ट होता है तो उसके ऊपर भी काट सकता है। तो जो भी होगा, अगर होगा तो इधर आपको ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, आपको फील नहीं करना है। वो लोग जब टीडीएस रिटर्न भरेगा तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ये सब पॉइंट फिलअप हो जाएगा। आपको सिर्फ एक बार चेक कर लेना होगा टीडीएस सर्टिफिकेट के साथ। उसके बाद टीडीएस 3 में क्या, शेड्यूल टीडीएस 3 में क्या आता है, फॉर्म 16C। ये फॉर्म 16C क्या होता है दोस्तों, जो अगर 50,000 के ऊपर अगर आपका जो रेंट है उसके ऊपर जो देगा आपको, वो 50,000 के ऊपर अगर होगा तो वो टीडीएस काट लेगा। वो टीडीएस काट के जो भर देगा वो इधर आपको दिखाई देगा। टीडीएस सर्टिफिकेट मांग लीजिए क्लाइंट से, या फिर अगर आपके अकाउंट से मैच कर गया तो बढ़िया बात है, नहीं तो आपको फीड कर देना है डाटा और उनके पास से टीडीएस बाद में आप टीडीएस सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, बीएसआर कोड। बीएसआर कोड का मतलब क्या होता है, जो आप टैक्स जमा दिया हो, एडवांस टैक्स हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, वो इधर आपको डाटा फीड करना है। अगर एडवांस टैक्स दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली इधर डाटा चला आएगा। मतलब ये जो पार्ट है दोस्तों, इसमें आपका टैक्स का पूरा पार्ट आ जाता है। एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टीडीएस जो कटता है वो सब आ जाता है। ठीक है। उसके बाद एक बार देखने के लिए हम लोग आ जाते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। तो देखिए दोस्तों, टैक्स आ जाता है 125,731। अगर हम इधर कुछ टैक्स का जो डिटेल है, सेल्फ असेसमेंट, अगर एडवांस टैक्स अगर कुछ फिल करते थे तो उससे एडजस्ट हो जाता था। ठीक है। उसके बाद टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। उसके पहले एक बार देख लेते हैं, शेड्यूल डी आई और डी तो हम लोग फिलअप कर दिया है। 80G को एक बार देखते हैं। 80G में क्या आता है, डोनेशन आता है, जो 100% और 50%। देखिए 100%, 50% जो भी है आपको इधर फिलअप करना है। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा, सलाह दूंगा, फिलअप करने से पहले आप ये जो 80G का जो डिडक्शन ले रहे हैं, क्लाइंट को बोलिए कि आप रिसीट दिखाइए, आप रिसीट देख के ही आप ये सब कुछ फिलअप कीजिएगा। ठीक है। और एक तो है जो इधर देखिए, इधर लिखा है, इन केस ऑफ डोनी इज गवर्नमेंट एंड पैन इज नॉट अवेलेबल देन यूज। मतलब आप अगर किसी को डोनेशन दे रहे हैं और जो डोनी है वो गवर्नमेंट है, उनका पैन नंबर आपके पास नहीं है, उनका पैन नंबर नहीं है, तो आपको उधर क्या फिलअप करना होगा, G 0000G। तो ये भरने से हो जाएगा। तो अभी ये जो नया वाला रिटर्न है देख के अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा अगर कुछ समझ में नहीं आएगा। थैंक यू दोस्तों। तो यही वीडियो आज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं एक नया वीडियो बनाता हूँ बहुत ही जल्द। थैंक यू दोस्तों।